आइए आज मैं आपको बताऊं कल के एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको फर्स्ट पार्ट को आगे प्रोसीड करते हुए पार्ट 2 में मैं चलूं लेकर के। खास करके लैंगिक प्रजनन जो पुष्पी पादप में मैं चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था लैंगिक प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग पौधे का पुष्प होता है। और पुष्प इसलिए क्योंकि पुष्प जड़ांग होते हैं। जड़ांग में नर जड़ांग और मादा जड़ांग। नर जड़ांग के बारे में मैंने शुरू किया था पिछले क्लास में। स्पष्ट रूप से मैंने बताया था पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर का स्ट्रक्चर भी बताया था। आइए पुंकेसर दो संरचना से मिलकर बना है, परागकोश और पुतंतु। पुतंतु डंठल नुमा संरचना, परागकोश ऊपर उभरा हुआ संरचना। परागकोश में परागकण बनते हैं तो उसको मैं आज समझाना चाहता हूँ। उस परागकोश की अगर संरचना को अगर टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो आपको एक अलग सा नजर आएगा, जिसको कि मैं बोर्ड पर मैं बनाकर समझाना चाहता हूँ। अब गौर किया होगा, इसका टीएस जैसे ही आप काटे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा परागकोश दो पाली का बना हुआ था। दोनों पाली को जब टीएस काटा गया तो दोनों पाली में आपको दो दो और संरचनाएं दिख रही है चतुष्क के रूप में। और ये चार दोनों में दो दो कोष्ठक कक्ष है, तो सब मिलाकर चार कक्ष हो गए, इसलिए इसको चतुष्कोणीय यानी कि आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। खास करके सभी जितने भी पाली हैं, चैम्बर्स हैं, उस सभी में जो नन्ना मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है संरचना, उसको हम परागकण कहते हैं और ये बनकर तैयार होता है। अब मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो संरचना मैंने बताया इसका स्लाइस अगर काटा जाए, टीएस अगर टीएस काटा जाए तो टीएस आपको इस तरह से दिखेगा। इसका ऊपर का स्लाइस एक पतला सा पार्ट, वही सबको मैं डिटेल्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में नहीं बताने की कोशिश किया। इसमें अलग अलग लेयर को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे ऊपर वाला जिसको हम बाह्य परत कहते हैं या बाह्य त्वचा कहते हैं, उसके नीचे वाला परत जो है उसको अंतःस्थीसियम या आप कह सकते हैं एंडोथीसियम। उसके अंदर वाला परत जो है उसको आप कहते हो मध्य परत। सबसे लास्ट जो नीचे गोला गोला दिखाया है ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट परत है, जिसको हम लोग टैपिटम के नाम से जानते हैं, TAPETUM। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करना चाहता हूं। सबसे बाहरी परत आप भी जानते हो एक्सोडर्मिस, खास करके ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सुरक्षात्मक कवच। दूसरा जो मैंने आपको बताया एंटास्थीसियम, जिसको आप इंग्लिश में एंडोथेसियम भी पढ़ सकते हैं। खास करके ये लेयर जो बाह्य परत के नीचे होता है, इसमें एक विशेष जगह पर पतली परत होने के कारण, उसकी कोशिकाएं पतली भित्ति होने के कारण वह जब परागकोश पूरा परिपक्व होकर के फटता है तो वह छिद्र नुमा संरचना बनाता है, उसको स्टोमियम कहा जाता है। एक नया नाम मैंने बताया स्टोमियम, जो कि मैंने आपको बताया स्टोमियम कैसे बनता है। तो अंतःस्थीसियम की कोशिकाएं पतली परत की होती है और परिपक्व होने पर वह धीरे धीरे वहां पे फटती है, उसी को एक नाम दिया गया स्टोमियम, जिसका परागकण बाहर निकलते हैं। उसके बाद का लेयर है मध्य परत, जिसको आप कहते हैं मिडिल लेयर। खास करके ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है, कुछ ही समय तक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और नष्ट होते होते ये नष्ट हुए मध्य परत इस्तेमाल कर लिया जाता है अंदर की संरचनाओं को विकास के लिए। अब सबसे अंदर में जो संरचना टैपिटम, ये सबसे अंतिम परत, चार परत मैंने बताया, 1 बाह्य परत, 2 अंतःस्थीसियम, 3 मध्य परत और 4 टैपिटम। टैपिटम सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है क्योंकि यह परत परागकण के निर्माण में सहायता करता है। परागकण का आगे चल के मैं बताऊंगा अलग अलग लेयर होता है, उसमें बाहरी परत जिसको एक्साइन कहते हैं उसको बनाने में मदद करता है टैपिटम। टैपिटम के अंदर में कोशिकीय संरचना मैंने दिखाया है। खास करके ये बीजाणु जनन, जिसको आप कहते हो बीजाणु जनन उत्तक यानी कोशिकाओं का समूह के रूप में यहाँ उपस्थित है, जो लघु बीजाणु बनाने का कार्य में मदद करेगा। ये संरचना मैंने आपको बताया, जो कि खास करके लघु बीजाणु कैसे बनता है उसके बारे में मैंने बताया। तो फिर आगे आइए मैं आपको बताऊं कि मैंने तो बता रहा था कि आपका लघु बीजाणु जनन जो कोशिका होती है विशेष संरचनाओं का निर्माण करती है लघु बीजाणु का, उसी पर एक टॉपिक मैंने आपको बताना चाहा। लघु बीजाणु जनन नाम से लघु मतलब तो छोटा, बीजाणु यानी जन्म देने की क्षमता वाली संरचना, लघु बीजाणु उसको उत्पन्न करने वाला संरचना क्रिया लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। खास करके नाम से ही पता चल रहा है इसका डेफिनेशन कैसे होगा, यानी लघु बीजाणु बनाने वाली जो कोशिका होगी वह मदर सेल के रूप में होगी, उसको कहेंगे पराग मातृ कोशिका, या इसी का दूसरा नाम है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। दोनों में से कोई भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं पराग मातृ कोशिका
जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलन मदर सेल, या आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों में से कोई भी नाम आप कह सकते हैं। ये कोशिका खास करके लघु बीजाणु का जब निर्माण करती है, इसके अंतर्गत एक विभाजन होता है जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है, याद रखें, अर्धसूत्री में एक कोशिका पूर्ण विभाजन करने के फलस्वरूप चार नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यहाँ पर भी प्राग मातृ कोशिका अथवा लघु बीजाणु मातृ कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रिया करेगा तो 4 नई संरचना बनाती है, और चारों संरचना लघु बीजाणु कहलाती है। और खासकर अर्धसूत्री विभाजन में जो भी संरचना बनती है वो पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। खास करके यहाँ पर जो लघु बीजाणु बनेंगे उसको हैप्लॉइड के नाम से आप जानते हैं, हैप्लॉइड संरचना कहते हैं। लघु बीजाणु को ही परागकण के नाम से जाना जाता है। आइए परागकण का मैं स्ट्रक्चर समझाऊं कैसे। आइए मैं परागकण यानी लघु बीजाणु का मैं बात कर रहा था, लघु बीजाणु के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लघु बीजाणु कहिए उसको, या परागकण कहिए या नर युग्मकोद्भिद कहिए। नर युग्मक उद्भिद उत्पत्ति करना, यानी वैसी संरचना जिसमें नर युग्मक की उत्पत्ति होगी, उसी संरचना को परागकण या उसी को लघु बीजाणु कहते हैं। आकार में छोटा होता है इसे लघु बीजाणु कहते हैं। या जब बनता है चारों चतुष्क के रूप में संरचना एडजस्ट रहता है, इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया, चाहे परागकण कहिए या लघु बीजाणु कहिए। चारों आवरण से घिरा रहता है, 2 आवरण, जिसको बाहरी आवरण को आप कह सकते हो वाइचोल, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो एक्साइल, और उसके नीचे जो आवरण है उसको आप कहते हो अंतःचोल, जिसको आप कहते हो इंटाइल। खास करके दोनों लेयर प्रोटेक्ट करता है, बाहरी लेयर प्रोटेक्ट करता है, अंदर वाला लेयर आगे कुछ और काम करेगा। इसका डिटेल स्ट्रक्चर और भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ परागकण किस किस रूप में जाना जाता है। खासकर परागकण को एलर्जी कारक भी कहते हैं। परागकण के कारण एलर्जी भी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। परागकण बहुत छोटा संरचना होता है। आगे चल के परागकण नर युग्मक निर्माण में मदद करता है, वो मैं आगे विस्तृत बताना चाहता हूँ। देखिए कैसे मैं बात कर रहा था आपका परागकण कि कैसे करता है नर युग्मक। उससे पहले मैं परागकण का जो 2 लेयर मैंने बताया, एक आपको मैंने वाइचोल बताया, वाइचोल लेयर से घिरा रहता है, इसको आप कहते हैं एक्साइल। खासकर एक्साइल के बारे में कहा जाता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है और एक विशेष पदार्थ से बनी होती है, इसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये जो पदार्थ होती है ये प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, किसी भी बाहरी वातावरण के कारकों से परागकण को सुरक्षित रखता है। दूसरा जो लेयर है उसको कहते हैं अंतःचोल। जैसे बाइचोल बना हुआ स्पोरोपोलेनिन से, वैसे ही अंतःचोल भी सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। लेकिन ये अंदर का लेयर होता है, ये आगे चल के नर युग्मक निर्माण में मदद करता है। आइए मैं बता रहा था नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ये मैं आपको समझाऊं स्ट्रक्चर के द्वारा। नर युग्मक निर्माण के लिए परागकण जो बना हुआ है, वह परागकण जब जैसे ही स्थानांतरित होता है, वह जैसे ही वर्तिकाग्र पर आता है, जननांग के वर्तिकाग्र पर, मादा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर, वह जैसे ही आता है वह अंकुरित होता है। अंकुरित यानी कि उसमें विशेष विकास शुरू होता है। उसको बताने से पहले एक बार फिर परागकण का मैं चर्चा करूं। बाहर का लेयर एक्साइल, उसके अंदर का लेयर इंटाइल, उसके अंदर एक छोटी सी संरचनाएं होती है गोलाकार, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और चारों तरफ जो एक्साइल घेरा था बाहरी लेयर, उसमें कहीं कहीं छिद्र नुमा संरचना होती है, उसको जन्मपोर यानी जनन छिद्र कहते हैं। खास करके जैसे ही अंकुरित होता है या छोटा सा न्यूक्लियस या 2 भागों में विभाजित होता है, एक छोटा सा बन के छोटा और बड़ा भाग 2 भागों में विभाजित होता है। छोटा वाले को जनरेटिव और बड़े वाले को वेजिटेटिव। वेजिटेटिव को हिंदी में कायिक कोशिका कहते हैं, और छोटा वाला जो बनाता है जनरेटिव, उसको जनन कोशिका कहते हैं। नाम से पता, जनन यानी जनन क्रिया भाग लेगा, और वेजिटेटिव यानी कुछ काया बनेगा। यानी काया आगे चल के जैसे ही ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये आगे की ओर वृद्धि करता है, और इसका इंटाइन जो अंतःचोल होता है, वो नली के समान संरचना बाहर निकलता जनन छिद्र से, उसी को कहते हैं पोलन ट्यूब। जैसे जैसे वो वृद्धि करता है, आपको मैंने यहाँ बताया वर्तिकाग्र पर आता है, वर्तिकाग्र को तोड़ता हुआ नीचे की ओर वृद्धि करता है। और ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे मैंने स्ट्रक्चर को अलग कर करके स्टेप बाय स्टेप दिखाया। ये टोटल क्रिया वर्तिकाग्र पर होता है, और तोड़ता हुआ ये नीचे की ओर बढ़ता है, पोलन ट्यूब आगे की ओर वृद्धि करता है। जैसे जैसे पोलन ट्यूब आगे की ओर जाता है, उसी तरह उसके साथ साथ जनरेटिव जो होता है न्यूक्लियस जनन कोशिका, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है।
और एक समय आकर वह जेनेटिव न्यूक्लियस और सूत्री विभाजन के द्वारा दो संरचना में विभक्त करता है, जिसको कहते हैं नर युग्मक। दो नर युग्मक बन के तैयार होता है। ध्यान रखें, एक साथ कितने नर युग्मक बनते हैं? दो नर युग्मक। जो दोनों नर युग्मक आगे चल के जन्म क्रिया में भाग लेगा, उसको अगले टॉपिक में समझाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मादा जनन की भी जानकारी ले लें।